नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि हमारा जब जन्म होता है तो हम फिजिकल लाइफ में आते हैं, फिर उसके बाद में पहली मृत्यु होती है, फिर हम एस्ट्रल बॉडी के अंदर अपने आप को पाते हैं, फिर उसकी भी मृत्यु होती है। और हमने पिछली बारी बात करी कि जो मानसिक जगत है, मेंटल लाइफ है, स्वर्ग लोक है, देवाचन है, पैराडाइस है, हेवन है, कितने कितने लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। बुद्ध सुखावती भी कहते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उसकी हमने बात करी कि कौन से टाइप के लोग और क्या उन्होंने कर्म करे हैं, तो वो क्या वहाँ भोगते हैं। ये सब बातें हमने पिछली बारी करी थी। और अब हम आगे चलेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये जो सिस्टम प्रकृति ने बनाया है कि मानसिक जगत, इसके अंदर जो हम भोग रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा या क्या इसका उद्देश्य है। तो थियोसॉफी में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फिर आगे देखा कि ये जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये तीनों का जब खात्मा हो जाता है, यानी कि अब ये जो मेंटल लाइफ है, जब इसने 700 से 1200 साल औसत जो होता है एक नॉर्मल सिविलाइज कल्चर व्यक्ति की, जो 60 से 70-80 साल तक जिया है, जब उसकी भी अपने जो उसने सेल्फिश कर्म करे होते हैं और अनसेल्फिश कर्म जो करे होते हैं, उनका लेखा जोखा जो भी होता है, जब उसका पूरा हो जाता है मानसिक जगत में, तो उसके बाद में उसकी भी मृत्यु होती है, मेंटल बॉडी की भी मृत्यु होती है। इसको हम कहते हैं थर्ड डेथ, तीसरी मृत्यु। ये जो तीसरी मृत्यु होती है, तो अब चेतना जो होती है वो अब मनोमय कोश से एग्जिट कर जाती है और उसके बाद में वो विज्ञानमय कोश, जिसको कारण शरीर भी कहा है और हम उसको कॉजल बॉडी भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसके अंदर स्थित हो जाती है। अब सबसे आउटर मोस्ट जो बॉडी है चेतना की, वो अब कॉजल बॉडी या विज्ञानमय कोश हो जाती है। ये जो विज्ञानमय कोश है, ये हमारे थियोसॉफिस्ट ने बताया, जो रिसर्चर्स रहे हैं, कि ये 3 तलों से बना हुआ है, मगर जो मटेरियल है, जो मैटर है, जो पदार्थ हैं जो इस जगत को बनाते हैं, ये मानसिक जगत के पदार्थ हैं। हम इसलिए इसको हायर मेंटल बॉडी भी कहते हैं। और इससे पहले जो हमने बात करी थी, मानसिक लाइफ में स्वर्ग लोक को अंदर जो जी रहा था व्यक्ति, वो भी विचारों का जगत था, मगर उसको हमने कहा था लोअर मेंटल प्लेन या लोअर मेंटल वर्ल्ड या लोअर मेंटल बॉडी जो उस जगत में होती है। दोनों का फ़र्क क्या है? तो जो रिसर्चर्स रहे हैं उन्होंने बताया कि लोअर मेंटल जगत के अंदर जो मानसिक मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, जिसको हमने मेंटल वर्ल्ड कहा है, वहाँ पर जो इमेजेस बनती हैं, वहाँ पे जो आकृतियाँ बनती हैं, आकार बनते हैं, वो रूप होता है उनका, एक साइज़ और शेप होता है, कलर होता है। तो वो जो साइज़ और शेप होता है, आकार होता है, वो साकार होते हैं, मतलब कि उनके अंदर आकार होते हैं अलग अलग, इसलिए इनको रूप प्लेन्स भी बोला गया है कि इनके अंदर रूप होता है। और हायर मेंटल जगत के अंदर हायर मेंटल बॉडी और जो भी वहाँ पे कारण शरीर के साथ में और भी जो अन्य नॉन जो हम कहेंगे ह्यूमन एंटिटीज़ होती हैं, उनका कोई भी आकार नहीं होता, रूप नहीं होता, साइज़ और शेप नहीं होता, वो निराकार होते हैं। तो हमें वो कैसे समझाते, जो हमारे रिसर्चर्स थे उन्होंने बोला वो स्फेरिकल या ग्लोबुलर इस टाइप से हमारे को दिखाई देंगे, मगर उनके अंदर अलग अलग रंग और पैटर्न्स, उनके अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहचान के लिए अलग उनका एक तरीका होता है। तो इसमें और हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मोटा मोटा फ़र्क क्या है हायर मेंटल जगत के अंदर और लोअर मेंटल जगत में, यही है कि एक जो है आकार या रूप का है और एक है अरूप का।
तो जो अरूप का है, जो कॉजल बॉडी है, वो अरूप, उसके अंदर कोई रूप नहीं होता, वो बिल्कुल निराकार होती है। ये जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, इसके अंदर अब चेतना स्थित हो जाती है, क्योंकि तीनों जो निचले शरीर हैं वो तो अब खत्म हो गए, और जो हमारे ये जो एक जन्म था उसका एंड पॉइंट आ गया। इस जन्म के एंड पॉइंट पे, जैसे कि हम अगर एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर अगर हमने 1 साल पूरा गुजार लिया है, स्कूल में जब हमने एंट्री करी तो हमारा जन्म हुआ, पहले मानसिक लोअर मेंटल बॉडी का जो हुआ जन्म, फिर एस्ट्रल बॉडी का जन्म हुआ, फिर फिजिकल बॉडी का जन्म हुआ, उसके बाद में हम फिर धीरे धीरे हमने फिजिकल बॉडी खोई, फिर एस्ट्रल बॉडी खोई और फिर मेंटल बॉडी खोई। तो अब हमारा 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि एक जो है साइकिल कंप्लीट हो गई, एक जन्म पूरा कंप्लीट हो गया। तो स्कूल के अंदर जब बच्चा 1 साल पूरा कंप्लीट करता है और बाहर निकलता है उस कंप्लीट करके 1 साल को, तो उसका कोई मकसद भी तो होता होगा उस स्कूल के अंदर, तो कुछ सीख के निकलता है, कुछ गेन करके बेनिफिट लेके निकलता है, नहीं तो स्कूल का फ़ायदा क्या था। तो ऐसे ही हम भी जब एक जन्म को पूरा करते हैं तो कुछ गुण हम अब्जॉर्ब करते हैं, मगर कौन अब्जॉर्ब करता है इसको? हम कुछ गुण को गेन करते हैं, वो कौन गेन करता है? वो ये विज्ञानमय कोश, ये जो कॉजल बॉडी है, ये गेन करती है। तो हमने देखा कि जो कर्म हमने करे फिजिकल लाइफ में, वो उनका असर आएगा आगे वाले जन्मों के अंदर। हम पहले बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स के अंदर कर्म के ऊपर, कर्म के सिद्धांत के ऊपर। जो हमने कर्म ऐसे करे जिनका कोई इफेक्ट हम पे आ नहीं सकता था, क्योंकि हमने वो कर्म ऐसे करे थे, अनसेल्फिशली करे थे, बिना किसी अपने स्वार्थ के करे थे, तो उनका जो भुगतान है, उनका जो फल है, वो हमारे को मानसिक जगत में मिल गया। वो जो मानसिक जगत में क्या मिला, जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, वो ये मिला कि हमने वो जो क्वालिटीज़ थी, जिनको हमने निस्वार्थ हमने जो काम करा था, वो जो क्वालिटीज़ थी, उसको हमने और गहरे में पकड़ा, और उन क्वालिटीज़ की ग्रोथ हुई है। वो क्वालिटीज़ जो हैं अब्जॉर्ब हुई हैं हमारे कारण शरीर के अंदर, हमारे विज्ञानमय कोश के अंदर। तो विज्ञानमय कोश की डेवलपमेंट होती है, ये जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी की डेवलपमेंट होती है जन्म पर जन्म। जैसे जैसे एक एक जन्म हम जीते हैं, हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, सेल्फिश कामों से जो हम कर्म करते हैं, वो तो भुगतान हम आगे के जन्मों में यहीं पे करेंगे, मगर जो हमने अच्छे कर्म जो कि बिना स्वार्थ के करे हैं, उनसे जो हमारे जो हम कहेंगे कि जो फोर्सेस जनरेट होती हैं मानसिक जगत में, वो अब्जॉर्ब होती हैं। तो कॉजल बॉडी की ग्रोथ होती है किन चीज़ों में? गुड क्वालिटीज़ के अंदर। कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं जो हम एक जन्म के अंदर सीखते हैं? मोटे मोटे रूप में हम कहेंगे प्रेम का भाव, प्रेम करने की क्षमता। हम कितना प्रेम कर सकते हैं? क्या हम इतना प्रेम कर सकते हैं कि हम अपना नुकसान भी करवा सकें? हम अपने बारे में सोचे भी ना। जब हम जिसके लिए प्रेम करते हैं उसके लिए हम इतने डिवोटेड हो जाएं, इतने समर्पित हो जाएं। ये एक आम प्रेम और एक बहुत गहरे तल पे प्रेम, ये जो शेड्स हैं, ये शेड्स ही जो हैं ग्रोथ होती है, इन्हीं शेड्स की ग्रोथ होती है। हम देखते हैं कि जो बहुत ही हम कहेंगे कि बिल्कुल अनडेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो कि बहुत क्रूड ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो किसी का भी गला काट सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसे भी व्यक्तियों के अंदर अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लिए भी प्रेम होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा ग्रॉस होता है, बहुत क्रूड प्रेम होता है।
उसके अंदर गहराई नहीं होती। जबकि हम किसी बहुत कल्चर्ड व्यक्ति के अंदर, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति के अंदर जब इसी प्रेम को देखते हैं अपने प्रियजनों के लिए, तो वो हम पाते हैं कि उनके लिए वो हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी ही अपनी अर्पित कर रहा हो। हमारे को ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। हम देखते हैं कि कोई इसी व्यक्ति ने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए शादी नहीं करी क्योंकि वो बीमार रहते थे। कोई ऐसा कारण था जो अपनी लाइफ को उन्होंने पूरा जिया नहीं, या किसी और फैमिली मेम्बर्स के लिए उन्होंने डिवोट कर दिया। हम ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमने लास्ट टाइम बात करी, जैसे मदर टेरेसा की बात करी हमने। हम और भी देखते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने जो एक किसी पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट टॉपिक जिसके अंदर वो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए समर्पित कर देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में, एक दिशा में इतना गहरे में ले जाते हैं, इतना। अगर किसी व्यक्ति के लिए बहुत प्रेम है तो वो प्रेम भाव ऐसा निकलता है कि बाकी चीज़ें सारी छूट जाती हैं, ऐसा लगेगा कि सैक्रिफाइस कर दी। हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो IIT से निकला और वो उसको अच्छी नौकरी मिल रही थी, उसने नौकरी छोड़ के और किसी गांव के अंदर वो सोशल सर्विस कर रहे हैं। तो हम अगर ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी जहाँ लोगों ने अपनी कन्विक्शन, अपना जो उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा करना है, इसके लिए बहुत सारे त्याग करा है। हमें लगता है त्याग, मगर उनके लिए त्याग नहीं है। तो खैर, ये जो प्रेम भाव है, जो प्रेम भाव है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि डेवलप होनी ज़रूरी है। और काफ़ी हद तक प्रकृति जो है वो इनबिल्ट कर देती है, चाहे बहुत छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है नॉर्मली, तो वो प्रेम भाव अपने आप उमड़ के आता है। मगर वो कितनी डिग्री का होता है वो उस माँ, मदर टू मदर डिपेंड करता है। तो एक तो क्वालिटी हुई प्रेम की, और प्रेम के साथ में और जो बाकी वर्चूज़ हैं जो रिलेटेड हैं वो उनकी हुई। दूसरा आता भक्ति। भक्ति भी हमारे को सरेंडर, समर्पण। भक्ति का मतलब हम समर्पित हों किसी के ऊपर जो हमसे बड़ा हो, जिसको हम बड़ा मानते हैं, उसके लिए अपने आप को समर्पण का भाव जो है ये भी धीरे धीरे जन्म पे जन्म ग्रो करता है, बढ़ता है, अब्जॉर्ब होता है, इसकी क्षमता बढ़ती है। ये भी कारण शरीर, कॉजल बॉडी के अंदर विज्ञानमय कोश में बढ़ता है। विज्ञानमय कोश जो है वो कोश ऐसी है जहाँ पे कलेक्शन हो रहा है क्वालिटीज़ का। तो दूसरा ये जो क्वालिटी आई वो आई भक्ति की। हमने पिछली बारी बात करी कि भक्ति होती है किसी साकार, किसी आकार वाले, किसी भगवान के लिए, या किसी निराकार के लिए, या किसी कॉन्सेप्ट के लिए भक्ति होना, जैसे राष्ट्रवाद है, इसके लिए भक्ति होना, किसी गुरु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। तो भक्ति का मतलब है व्यक्ति खुद समर्पण कर, चाहे वो व्यक्ति ही क्यों ना गलत हो, गुरु क्यों ना गलत हो। तो हम जानते हैं कई ऐसे फ्रॉड गुरु हैं जिनके बारे में बात करी जाती है, जेल में भी हैं, मगर उनके कई भक्त जो हैं वो वाकई ही भक्त हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी श्रद्धा निकाली, उनके अंदर तो ये ग्रोथ होगी, क्योंकि वो जो श्रद्धा आई थी वो तो अनसेल्फिश थी। उसका फल उनको मिलेगा, चाहे गुरु फ्रॉड था। हो सकता है ये जितने लोग जो भगवान पे अपने आप को समर्पित करते हैं वो भगवान हो ही ना। हो सकता है जो रामकृष्ण परमहंस थे, जिस काली माँ को वो अपने आप को समर्पित करते थे, वो काली माँ वैसी प्रकृति में हो ही ना। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है ऐसे, हो सकता है। तो हम अपना समर्पण का भाव किसी के लिए भी लेके आ जाएं। इम्पॉर्टेंट क्या है? समर्पण का भाव। अगर जिसके लिए समर्पण का भाव लाए हैं, अगर वो वाकई प्रकृति में काफ़ी उच्च लेवल पे हो, स्तर पे हो, तो उसका इम्पैक्ट हम पे ज़रूर पड़ेगा, और फ़ायदा होगा, और अच्छा होगा, और कनेक्शन बनेगा, वो और भी अच्छी बात है। इससे सद्गुरुओं की बात करी जाती है कि जो गुरु वाकई में पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जो भगवान वाकई में ही सच्चा भगवान है, जो सच्चा गुरु है, अगर उसके साथ जुड़ाव हो
तो वो फिर बहुत आगे एडवांस वो व्यक्ति की ग्रोथ होती है। अब ये भी कर्म अनुसार है, हम किससे मिलते हैं और हमारा क्या सोच होती है और हम कैसे आगे चलते हैं। तो ये दूसरी क्वालिटी जो इम्पोर्टेंट है वो है भक्ति की, इसकी भी ग्रोथ होती है। तीसरी होती है हमारी समझ की, हम उसको कहेंगे प्रज्ञा, मतलब कि हायर इंटेलिजेंस। लोअर इंटेलिजेंस तो होती है स्मार्टनेस, कि हम दुनियादारी में कितने स्मार्ट हैं, कि मेरा कहाँ नुकसान है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ तो हम सीख सकते हैं और बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, मगर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो होती है कि हमने कितना समझा हायर, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट है, जो उसके अंदर भी जो असल बात है, जो मूल प्रिंसिपल है। मान लीजिए हम मैथमेटिक्स को लेते हैं तो 4 ही मोटे मोटे प्रिंसिपल हैं। हम जब चीज़ों को जोड़ते हैं, एडिशन, चीज़ों को घटाते हैं, या फिर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम उनको डिवाइड करते हैं, हम कह सकते हैं मोटा मोटा सारी मैथमेटिक्स इन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब अगर ये चारों प्रिंसिपल्स को ठीक से हमने समझ लिया तो हमने फिर एक हायर इंटेलिजेंस का वाला काम कर लिया। और अगर हमने सिर्फ रट्टा मारा है कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, मगर हमने उसका प्रिंसिपल नहीं समझा, तो हम कहेंगे कि हमारे भी लोअर इंटेलिजेंस है, अभी इतनी हाई नहीं। ये मोटा मोटा हम बस फ़र्क समझ लें। तो ये हायर इंटेलिजेंस जो है, ये जब रिफ्लेक्ट होती है, जैसे जैसे बढ़ती है लाइफ आफ्टर लाइफ, तो ये विवेक के रूप में हमारे पे आती है। जब एक व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत होना चालू होता है, जिसको पतंजलि ने बोला है ज्ञान दीप्ति की अवस्था आती है। जब ज्ञान दीप्ति होती, अंदर से ज्ञान की उसके अंदर झलक आनी चालू होती, पकड़ना चालू करता है, समझना चालू करता है, तो विवेक की स्टार्टिंग होती है, उस डिस्क्रिमिनेटरी एबिलिटी की स्टार्टिंग होती है। तो ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी ग्रोथ होती है। फिर हम आते हैं स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ, कि व्यक्ति के अंदर आता है कि मैं कौन हूँ, जानने का उसके अंदर ये जो जज्बा है, जो ये डिज़ायर है, जो एक ललक है, वो जब स्टार्ट होती है, वो भी एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी ग्रोथ होती है। फिर आते हैं सिंपैथी। एक और क्वालिटी होती है कि जब मैं दूसरे व्यक्ति को देखता हूँ तो जिस वो भाव में होता है, उस भाव को मैं भांप लेता हूँ, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ रेजोनेट करना चालू हो जाती है। तो अगर वो दुखी होता है तो मैं भी दुख महसूस कर सकता हूँ उसका। जब वो सुखी होता है तो मैं भी उसका सुख महसूस कर सकता हूँ। ये जनरली हम अपने जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, हमारे परिवार के जो लोग होते हैं, उनके साथ हम कर पाते हैं, दुनिया के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी उतनी क्षमता अभी बढ़ी नहीं। हमारे घर में कोई बच्चा, हमारा भाई, हमारे माँ बाप कोई अगर बीमार हो और तकलीफ़ में हो तो हमारे को भी दुख होता है, हम भी उनके साथ सिंपैथाइज़ कर पाते हैं। मगर हम दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, अभी आजकल लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर, इधर हमास ने कितने करा, इसराइल ने क्या क्या करा, कौन सच कौन झूठ हमें नहीं पता, मगर तबाही मची हुई है। ये जो तबाही मची हुई है, हमारे को कोई फ़र्क पड़ रहा है? हम तो अपना सीरियल देख रहे हैं, हम अपना खा पी रहे हैं, हम अपने त्यौहार मना रहे हैं, हम तो अपने आराम से जी रहे हैं। तो ये जो सिंपैथी है ये भी ग्रो करती है, मगर ग्रो कहाँ करेगी? जो नश्वर शरीर थे वहाँ तो ग्रो कर नहीं सकती। फिजिकल बॉडी जो हमारी है ये तो ख़त्म होगी। ऐसे ही हमारे जो भावना शरीर है, जो डिज़ायर बॉडी है, वो भी ख़त्म होगी, हमने जाना। और हमने ये भी देखा कि जो हमारा ये जो मानसिक शरीर है ये भी ख़त्म होगा। तो जो ग्रोथ होती है वो इस लेवल पे होती है, और यही जो हमारा जो ये जीवन चक्र है, जो इनकारनेशन है, इसका जो एसेंस है, जो जूस है, जैसे हम कोई फल को लेके जूस निकालते हैं, ये जो जूस है, ये जो एसेंस है, ये ऐड ऑन होता है हमारे कारण शरीर के अंदर, और उसकी ग्रोथ होती है। कारण शरीर के अंदर ही जितना भी जो एक्सपीरियंस एक जन्म के अंदर हुआ वो पूरा का पूरा स्टोर होता है।
तो कारण शरीर के अंदर एक और खूबी होती है कि वहाँ पे एज इट इज़, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे पूरे जन्म की क्षण प्रतिक्षण सारी रिकॉर्डिंग एज इट इज़ वहाँ होती है। इसलिए जब रिसर्चर जब अपनी मेडिटेशन कह लें या जो भी कह लें, जब उस चेतना की अवस्था को, जो अभी नॉर्मल हमारी चेतना की अवस्था है, वो तो ये शरीरों में घूम रही है, फिजिकल, एस्ट्रल और मानसिक, जब इसको लेके वो अगर कारण शरीर के अंदर अगर ले जा सके जागृत अवस्था में, जिसको पतंजलि ने बोला है समाधि की अवस्था में, अगर वो पहुंच सके उस विचार के जगत में, इस कॉजल बॉडी के जगत में, तो वहाँ पर इसको वो टैप कर सकता है। ऑफकोर्स इसमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो इन पुराने जन्मों के जो पूरी की पूरी कहानी है वो हम पता कर सकते हैं। इन पुराने जन्मों का जो रिकॉर्डिंग है ये भी इसका एक रिफ्लेक्शन होता है नीचे के तलों पे, और कई बारी हम उनको पकड़ पाते हैं। इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन और कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड, इन सब की जो बातें करते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है जो पकड़ा जाता है, जो आंशिक होता है ज़्यादातर। अगर हमें पूरा 100% ठीक एक्यूरेट अगर पिछले जन्मों के जानकारी, एक्सपीरियंस खुद देखना है, जैसे हम टीवी में देख रहे हों, तो फिर हमारे को इस तल पे आना पड़ेगा, विज्ञानमय कोश के अंदर। तो विज्ञानमय कोश, कॉजल बॉडी या कारण शरीर, ये वो तल है जहाँ पर पूरे जो जन्म का जो सार है यहाँ पर इकट्ठा होता है और इसकी ग्रोथ होती है। तो हम अब इस एपिसोड में कम से कम इतना समझ गए हैं कि इनकारनेशन का जो सिद्धांत है, अब हम कहेंगे री इनकारनेशन का जो सिद्धांत है, इसके अंदर जो ये साइक्लिक हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, शरीरों को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसका कोई मकसद है पीछे। और ये जो नियम है, इस नियम अनुसार ही हमारी प्रकृति हमारे को लेके आती है और फिर हम शरीरों को छोड़ते हैं, और जो सीख के जाते हैं वो फिर आगे ऐड ऑन होता है। वही कारण शरीर से दोबारा शरीर, दोबारा इंकारनेशन, नए जन्म का सिलसिला स्टार्ट होगा। कहाँ से? इस कारण शरीर से, विज्ञानमय कोश से आगे स्टार्ट होगा। और यहाँ पे जो हम कर्म का जो इसको पतंजलि ने जो है कर्माशय भी कहा है, जहाँ पे कर्मों का स्टोरेज होता है, क्योंकि पूरे जन्म की यहाँ पे कहानी तो आई गई है, सारे जन्मों की कहानियाँ यहाँ पे हैं। तो यहाँ से जब नेक्स्ट जन्म का जो स्टार्टिंग होगी, तो जो क्वालिटीज़ उस कारण शरीर के अंदर अर्जित हैं वो ही रिफ्लेक्ट करेंगी उस नए जन्म के अंदर। तो हमने कुछ हमारे आसपास जो घट रहा है वो कैसे घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्या उसके कारण हैं, क्या सिद्धांतों पे घट रहा है, उस पे कुछ रोशनी अब तक डल चुकी होगी, जिन भी हमारे दोस्तों ने फॉलो करा होगा। तो अब हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे चलेंगे अगले एपिसोड में, इसी पॉइंट को थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ और जो हमारे जो बॉडीज़ हैं इनके बारे में भी बात करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या और मकसद है। ये भी करने का कोई मकसद होगा ना, ग्रोथ करने का भी, तो हम उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।